Hello everyone, this is CA Yogesh Jhamb here. I hope you all are doing fine. ये वीडियो उनके लिए बनाया गया है जिन्होंने अभी मई 22 में सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स दिए हैं एंड ये वीडियो उन लोगों को भी हेल्प करेगा जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हम इस वीडियो के अंदर रिव्यू करेंगे एंड एनालाइज करेंगे पेपर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ के क्वेश्चन पेपर को कि उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या वो इजी थे या फिर ट्रिकी थे। अगर ट्रिकी थे तो उसमें किस तरह की ट्रिक्स इन्वॉल्व थी, ताकि ये लोग जो भी एग्जाम आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो लोग, उसको उनको ये वीडियो जो वो हेल्प कर सके। जिन्होंने अभी एग्जाम्स दिए हैं वो जो वो इस वीडियो की हेल्प से ये असेस कर सकते हैं कि उनके आंसर जो वो किस हद तक सही थे। मैं जो है वो पॉसिबल आंसर हर एक क्वेश्चन के क्या हो सकते हैं टू दी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। सो अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट होता है या फिर आपको लगता है कि उसका आंसर कुछ और होना चाहिए तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 जो हमारा था, यहाँ पर हम जो पार्ट 2 कवर करेंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। एमसीक्यू की बुकलेट जो वो क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर शीट के साथ वापस ले ली जाती है तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, जो कि मुझे एक जनरल रिव्यू मिला है अपने फ्रेंड से जिन्होंने अभी जो एग्ज़ाम दिया था। तो उससे यही पता चला है कि जो एमसीक्यू थे वो 18 टू 20 मार्क्स के एमसीक्यू ईजी थे एंड जो 10 मार्क्स के एमसीक्यू थे वो ट्रिकी थे। तो अभी हम जो डिस्क्रिप्टिव का पार्ट को जो वो एनालाइज करेंगे। सो पार्ट 2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर से रिलेटेड। यहाँ पर हमें बताया गया था कि एक कंपनी है उसके अंदर 500 स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं। 50 शेयर होल्डर्स ने प्रपोज किया टू अपॉइंट अमर एज डायरेक्टर एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो अमर जो वो कुछ शेयर्स होल्ड कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो इन्होंने पूछा था कि स्टेट इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेदर द प्रपोजल टू अपॉइंट अमर एज शेयर होल्डर्स एज डायरेक्टर कैन बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी। और ये भी बताना है कि ऑल्सो स्टेट कैन दी कंपनी अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर ऑफ डायरेक्टर्स इफ देर इज नो सच प्रपोजल मूव्ड बाय दी स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो हम जो पहले पार्ट के आंसर में यही बोलेंगे। हमें जो प्रोविजन बताना होता है कि कितने शेयर होल्डर जो वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी पर्पज ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, जो कि होता है 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ सच स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लेस। तो यहाँ पर कंपनी के 500 स्मॉल शेयर होल्डर्स थे, 50 ने अप्लाई किया तो इट इज वैलिड, वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि अगर स्मॉल शेयर होल्डर अप्लाई नहीं करते तो क्या कंपनी खुद स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है? तो आंसर होगा यस, कंपनी स्यू मोटो भी ऐसा कर सकती है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा रिलेटेड था डायरेक्टर की रेम्युनरेशन से रिलेटेड। यहाँ पर हमें जो वो कुछ कंपोनेंट्स दिए गए थे डायरेक्टर की रेम्युनरेशन के और हमें ये बताना था कि क्या ये रेम्युनरेशन शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग है या नहीं है। शेड्यूल 5 हमें एक रेम्युनरेशन देता है जो कि नो प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस के केस में मैक्सिमम जो वो डायरेक्टर्स को बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो उन्होंने जो इफेक्टिव कैपिटल बताई हुई थी, तो उन्होंने जो वो कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं, कंपोनेंट्स के बारे में नीचे जो वो डिस्क्रिप्शन दी है कि उन्होंने लीव ट्रैवल कंसेशन पैकेज जो वो प्रोरेटेड लिया था। विवेक जो वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जो वो प्रीमियम दिया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस टेकन फॉर इंडेमनिफिकेशन, तो उससे रिलेटेड जो इन्होंने नीचे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो हमें क्या करना था कि हमें सारे कंपोनेंट्स को वन बाय वन एनालाइज करना था कि वो रेम्युनरेशन के अंदर इंक्लूड होंगे या फिर नहीं होंगे। तो जो सैलरी है वो तो ऑब्वियसली होगी। रेंट फ्री एकोमोडेशन विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर रेम्युनरेशन। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए शेड्यूल 5 के अंदर प्रोविजन है कि जो एक्सपर्ट यानी जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको जो वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो उनकी रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं बनता है। पर यहाँ पर जो विवेक थे वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये ट्रिक थी कि दिस पर्सन वाज अ रेजिडेंट इन इंडिया और हमें जो वो वाले जो कंपोनेंट्स दिए हुए थे जो कि एक एक्सपर्ट मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर ऑल टाइम डायरेक्टर वगैरह की रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं बनते। तो दिस वाज द ट्रिक हियर। तो ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, ये लीव ट्रैवल कंसेशन पैकेज है, वो इसकी रेम्युनरेशन का पार्ट बनना था क्योंकि ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया था। तो टोटल हमारी जो रेम्युनरेशन यहाँ पर आनी थी वो 72 लाख रुपीज आनी थी। ठीक है। प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस टेकन फॉर इंडेमनिफिकेशन इंक्लूड नहीं होगा, वो तभी इंक्लूड होता है अगर पर्सन जो गिल्टी प्रूव होता है ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए हमने ये प्रीमियम पे किया है। लेकिन यहाँ पर जो वो पर्सन जो वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ था, यहाँ पर स्पेसिफिकली ये पॉइंट जो मेंशन किया गया है बी पॉइंट के अंदर। तो 72 लाख जो वो उनकी जो वो रेम्युनरेशन उनको टोटल प्रोवाइड की गई है। हम ये देखेंगे कि क्या ये शेड्यूल 5 की लिमिट के अंदर है, जो कि नहीं है क्योंकि कंपनी ने जो इनकर किया है लॉसेस और कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल नील थी, नेगेटिव थी। अगर इफेक्टिव कैपिटल तो मैक्सिमम जो मैनेजिंग डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दे सकते हैं वो दे सकते हैं 60 लाख। तो हमने कितनी दी 72 लाख, तो 60 लाख तो 12 लाख जो वो एक्सेस रेम्युनरेशन है वो हमसे जो वो यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूट दी एक्सेस रेम्युनरेशन। और हमें ये बताना था कि क्या क्या अमाउंट जो वो कंसिड्यूट करेगी ईयरली रेम्युनरेशन, और वो हमारा पास आएगा 72 लाख और 12 लाख एक्सेस है। तो दिस वाज द आंसर हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रिलेटेड था वो रिलेटेड था कि एक जो कंपनी है उसने जो अपने डायरेक्टर से जो वो कोई लैंड जो वो एक्वायर की थी फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी को कि क्या जो वो ऐसी ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर कर सकती है, और अगर जो कंप्लायंस जो वो नहीं होता तो फिर क्या होगा। तो हम बोलेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, डायरेक्टर के साथ हम नॉन कैश ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 192 बोलता है कि ऐसा करने से पहले हमें जो प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन दी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अगर जो वो ऐसा नहीं होता, कॉन्ट्रावेंशन होती है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जो वॉइडेबल रहता है एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192। तो ये क्वेश्चन भी जो वो इजी था। अगर आपने सेक्शन 192 तो क्वेश्चन 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 1 के जो तीनों पार्ट थे, पहला पार्ट बहुत ही इजी था। अगर आपने सेक्शन जो वो पढ़ा है उससे रिलेटेड सेक्शन 151 तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते थे। सेक्शन जो क्वेश्चन का बी पार्ट था वो थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन ये भी अगर ट्रिकी नहीं होता अगर आपने आईसीए का मॉड्यूल रेफर किया था। तो आईसीए के मॉड्यूल के अंदर ये चीज़ें जो वो स्पेशली बताई गई हैं कि क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, क्या रेजिडेंट के लिए इंक्लूड होता है, क्या सिर्फ एक्सपर्ट के लिए इंक्लूड होता है, वो सब जो वो यहाँ पर आईसीए के मॉड्यूल के अंदर स्पेसिफिकली बताया गया है। तो अगर आपने वो पढ़ा था तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा, वरना आपको इसमें जो वो ट्रिकी लगा होगा ये क्वेश्चन। जो सी पार्ट था अगेन वो बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपने सेक्शन 192 पढ़ा हुआ था तो ये क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही ईजी था। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर भी हमारे पास जो अलग अलग पार्ट थे। तो पार्ट ए के अंदर बोला गया कि एक कंपनी है जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है किसी दूसरी कंपनी की। तो क्या ये दोनों कंपनी जो फास्ट ट्रैक मर्जर, इनका फास्ट ट्रैक मर्जर हो सकता है। तो हम जो वो बोलेंगे कि हाँ इनका फास्ट ट्रैक मर्जर हो सकता है, क्योंकि सेक्शन जो 233 है फास्ट ट्रैक मर्जर से रिलेटेड वो जो प्रोवाइड करता है कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी एंड एक जो उसकी होल्डिंग है वो जो मर्ज हो सकती है अंडर दी फास्ट ट्रैक अप्रूवल मोड, चाहे वो पब्लिक कंपनीज भी क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि एग्जामिन वेदर एफटीसी लिमिटेड कैन बी मर्ज्ड विद एचटीसी लिमिटेड। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर एचटीसी लिमिटेड फॉरेन कंपनी है तो इन्होंने पूछा कि क्या मर्जर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेक्शन 234 जो वो बताता है कि एक जो इंडियन कंपनी है वो फॉरेन कंपनी के साथ भी मर्ज हो सकती है बाय फॉलोइंग का प्रिस्क्राइब्ड मोड। सो उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था। अगर आपने जो कॉम्प्रोमाइज मर्जर वाला चैप्टर पढ़ा हुआ था तो ये क्वेश्चन इजी करना, आंसर करना बहुत ही इजी था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है हमारा सेक्शन 241 के अंदर कौन कौन जो वो पर्सन जो वो पिटीशन एडमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया था कि एक कंपनी है जिसने जो 50 लाख की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, जिसमें 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कंपनी की जो इश्यूड शेयर कैपिटल है 32,000 इक्विटी शेयर्स एंड 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि उन्होंने जो इश्यू कर रखी है शेयर कैपिटल वो कितनी कर रखी है 40 लाख की। और उसके अंदर जो पेड अप शेयर कैपिटल वो कितनी है, वो है हमारी जो 24,000 एंड 6,000 प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि टोटल 30 लाख की। तो जो पिटीशन फाइल की गई, यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स भी दिए गए हैं। पिटीशन जो फाइल की गई वो 90 मेंबर्स ने फाइल की थी होल्डिंग 3100 इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। और उसमें से बाद में 10 पिटिशनर्स जो वो अपना जो होल्डिंग 1000 इक्विटी शेयर्स जो वो डिसोसिएट कर लिया था फ्रॉम द पिटीशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि वेदर द पिटीशन विल बी एडमिटेड। तो पिटीशन एडमिट होने के लिए सेक्शन 241 के अंदर क्या होता है कि या तो 100 मेंबर्स ने अप्लाई किया हो या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ने अप्लाई किया हो। यहाँ पर ध्यान रखिएगा वर्ड क्या यूज हुआ है, मेंबर्स। और मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मेंबर्स नहीं होते। दूसरा यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, तीसरी चीज क्या होती है कि या तो फिर 1/10 ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल जो होल्ड कर रहे हैं पर्सन उन्होंने अप्लाई किया हो। इश्यूड शेयर कैपिटल यहाँ पर वर्ड क्या यूज हुआ है, इश्यूड शेयर कैपिटल, पेड अप नहीं, इश्यूड शेयर कैपिटल। तो वो भी उसके इश्यूड शेयर कैपिटल में इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों आने हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, 90% ने जो अप्लाई किया, ठीक है, जो कि इक्विटी शेयर होल्ड कर रहे थे 3100। अगर हम 3100 को इश्यूड शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये कितना बनता है, हमारे पास 3,10,000 बनेगा। लेकिन ये हमारी जो इश्यूड शेयर कैपिटल है वो है 40 लाख की। तो वो 10% वाली कंडीशन तो जो फुलफिल नहीं हो रही। लेकिन जो मेंबर्स ने अप्लाई किया वो क्या किया है 90 ने, और कंपनी के पास 650 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो 1/10 ऑफ दी मेंबर्स ने अप्लाई कर दिया तो पिटीशन जो वो एडमिट होगी वो वैलिड है। और जो बाद में इन्होंने बोला कि अगर जो बाद में 10 पिटिशनर जो वो डिसोसिएटेड हो गए तो क्या जो वो पिटीशन जो वो वैलिड रहेगी। तो हाँ, बाद में अगर कोई भी जो पर्सन जो वो डिसोसिएट कर लेता है खुद को पिटीशन से तो वो जो वो वैलिड रहती है। हम जो कंसेंट देखते हैं वो उस टाइम पर देखते हैं जिस टाइम पे पिटीशन फाइल हो रही है। ओके, सो ये आपको लोगों को जो वो इस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर करना था। इसमें थोड़ा सा ट्रिक इन्वॉल्व था, लेकिन फिर भी अगर आपने जो 241 को अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है, वो मेंबर्स कहाँ पर मेंबर्स वर्ड यूज हुआ है, कहाँ पर इशूड शेयर कैपिटल वर्ड यूज हुआ है, इशूड शेयर कैपिटल में इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों लेने, अगर आपने ये सब चीजें जो अच्छे से पढ़ी हुई हैं तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मैनेजेबल था।
नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर सी पार्ट है वो जो बात करता है कि ये कंपनी है जो कि जॉइंट वेंचर के अंदर है। उन्होंने जो ये जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट से रिलेटेड था कि दो कंपनीज जो वो जॉइंट वेंचर के अंदर थी, तो उन्होंने जो अपने एग्रीमेंट के अंदर जो ऐसा नहीं लिखा था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम जो वो आर्बिट्रेशन में लेकर जाएंगे, लेकिन बाद में जब डिस्प्यूट हुआ तो वो जो वो उसको जो वो आर्बिट्रेशन के अंदर लेकर गए। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हमें कोई डिस्प्यूट जो वो आर्बिट्रेशन के अंदर लेकर जाना होता है तो उसमें हमारा जो पहले एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो वो होना चाहिए। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो वो दो तरह के होते हैं। एक तो आर्बिट्रेशन क्लोज, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल एग्रीमेंट है उसके अंदर आर्बिट्रेशन क्लोज होना चाहिए कि हमारा अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम जो वो उसको जो वो आर्बिट्रेशन में लेकर जाएंगे। या फिर दूसरा जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है वो होता है सबमिशन क्लोज। सबमिशन क्लोज इसलिए होता है कि आप जो आपका एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है उसको अगर आप आर्बिट्रेशन में लेने जाते हो तो सबमिशन क्लोज होना चाहिए। जब इन पर्सन्स ने जो पहले जो तो एग्री नहीं किया था, तो यानी कि आर्बिट्रेशन क्लोज तो नहीं था इनका, लेकिन बाद में इन्होंने जो जब एग्री किया कि हम अपना डिस्प्यूट जो आर्बिट्रेशन में लेकर जाना चाहते हैं, तो इन्होंने एक सबमिशन एग्रीमेंट किया है बेसिकली। और जब सबमिशन एग्रीमेंट करने के बाद हम कोई भी डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में लेकर जाते हैं तो वो वैलिड होता है। यही हमें आंसर देना था कि ये जो वो डिस्प्यूट जो वो आर्बिट्रेशन में लेकर जाया जा सकता है। जो वो इसमें जो वो अगर वो बाद में भी एग्री करते हैं तो आर्बिट्रेशन में ले जाया जा सकता है ड्यू टू दी सबमिशन एग्रीमेंट। तो दिस वाज दी आंसर हियर। तो ये भी अगर आपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किस तरह से होगा एंटर होता है ये अगर पढ़ा हुआ था तो ये क्वेश्चन भी जो वो मैनेजेबल था। देन अगेन जो डी पार्ट था हमारे सेकंड क्वेश्चन का, उसके अंदर क्या था कि बैंकिंग कंपनीज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर बैंकिंग कंपनीज को जो अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं हर एक जो वो अपने क्लाइंट्स के, ठीक है, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन था। तो इन्होंने बोला कि इन हर एक बैंकिंग कंपनी ने एक रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई गई है जो कि ये बोलती है कि हमें जो वो 5 ईयर्स तक जो वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द अकाउंट। तो इन्होंने ये पूछा था कि क्या ये पॉलिसी सही है। तो मैं आपको इसके बारे में प्रोविजन बताता हूँ। प्रोविजन क्या कहता है कि आपको जो 5 साल तक जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करनी है। 5 साल कहाँ से काउंट होंगे? जब अकाउंट क्लोज हुआ वहां से, या फिर जब जो वो आपने जो वो बैंकिंग रिलेशनशिप जो वो खत्म किया आपने, जो हमारे बिजनेस रिलेशनशिप खत्म किया हमारे क्लाइंट के साथ, तब वहां से विच एवर इज लेटर से लेकर आपको जो 5 साल तक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। लेकिन इनकी पॉलिसी के अंदर क्या लिखा है कि जब अकाउंट क्लोज हो जाएगा उसके 5 साल तक मेंटेन करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये पॉलिसी गलत है। इनकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए थी कि हम तब तक वी विल मेंटेन द रिकॉर्ड्स फॉर 5 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ closing the account or when the business relationship has ended with that client whichever is later। इनकी पॉलिसी के अंदर ये लिखा होना चाहिए था। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि ये पॉलिसी जो वो वैलिड नहीं थी। तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन जो वो ट्रिकी था। नॉर्मली जो वो जब वो स्टूडेंट जो वो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं तो वो ये देखते हैं कि अकाउंट क्लोज हो गया उसकी 5 साल तक मेंटेन करना था तो ओके, लेकिन वहां पर दो चीजें थी एंड विच एवर इज लेटर वाली जो हमें डेट लेनी होती है। तो इस वजह से ये पॉलिसी जो वो वैलिड नहीं थी। देन क्वेश्चन 3 था जो कि फाइंडिंग अप से रिलेटेड था। इसके अंदर ये था कि एक कंपनी है जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी जो फाइल कर रही है विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, लेकिन वो काफी टाइम से जो वो लॉसेस के अंदर चल रही है। तो आपको बेसिकली तो रजिस्ट्रार ने जो वो उसके लिए जो वो वाइंडिंग अप की पिटीशन फाइल कर दी। तो इन्होंने ये पूछा था कि सर्कमस्टांसिस बता दो जिसके अंदर एक कंपनी जो वाउंड अप हो सकती है। तो आप सेक्शन 271 के अंदर जो सर्कमस्टांसिस बताए गए हैं वो जो आप यहाँ पर बता दोगे एज इट इज, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने सेकंड पार्ट के अंदर पूछा था कि व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द पिटीशन फाइल्ड बाय द आरओसी। तो आप ये बोलोगे कि सेक्शन 271 के अंदर पता क्या बोला गया कि अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया इन फाइलिंग ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द कंटिन्यूअस 5 ईयर्स, तो ही वो जो वो उसके लिए जो वो रजिस्ट्रार जो वो पिटीशन फाइल कर सकता है और वो भी पहले अप्रूवल लेना होता है सीजी का। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वो फाइल तो कर रहा था अपनी जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन वो 5 साल से लॉसेस में चल रहा था। तो इस वजह से रजिस्ट्रार ने जो वो ये अपनी पिटीशन फाइल की है। तो पहला तो ये 271 के अंदर रीजंस के अंदर ही कवर नहीं होता, और दूसरा उसने जो वो बिना अप्रूवल के जो वो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के पिटीशन फाइल किया है। तो इन दोनों वजह से ये पिटीशन जो वो वैलिड नहीं है। दिस वाज द आंसर। तो अगर ये भी आपने 271 एंड 272 पढ़े हुए हैं तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था आपके पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फॉरेन कंपनी से रिलेटेड है, यहाँ पर हमें जो बोला गया है कि एक कंपनी है जो कि सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका बिजनेस प्लेस है मुंबई के अंदर, उसकी शेयर कैपिटल के बारे में डिटेल्स दी गई हैं, और उस शेयर कैपिटल में कुछ शेयर कैपिटल जो वो इंडियन सिटीजन एंड इंडियन कंपनीज होल्ड कर रही हैं, ये डिटेल्स दी हुई हैं। तो इसके अंदर एंड में पूछा गया था कि क्या ये कंपनी जो वो फॉरेन कंपनी है। तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है कि एक कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और उसका इंडिया के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस है, एंड प्लस वो जो इंडिया के अंदर कोई बिजनेस एक्टिविटी भी कंडक्ट कर रही है। प्लेस ऑफ बिजनेस तो है ही है, प्लस उसका जो वो इंडिया के अंदर बिजनेस एक्टिविटी भी कंडक्ट हो रहा है, तो वो फॉरेन कंपनी होती है। तो आप आंसर में ये लिखोगे कि यस दिस विल बी अ फॉरेन कंपनी इफ इट इज कंडक्टिंग अ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। तो
क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस तो है, अगर वो बिजनेस एक्टिविटी भी कंडक्ट कर रही है तो इट विल बी अ फॉरेन कंपनी, तो आप एक जो कंडीशनल आंसर दोगे। और अगर आप ये कहते हो कि वो जो बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट नहीं कर रही इंडिया के अंदर, तो भी ये फॉरेन कंपनी होगी, बिकॉज यहाँ पर जो एक स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया था वो फॉरेन कंपनी तो नहीं होगी उस केस में, लेकिन वो उसके ऊपर जो फॉरेन कंपनी के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे इन केस अगर जो वो इसकी जो वो 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल जो वो इंडियन सेल्ड कर रहे थे, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर फुलफिल हो रहा था। तो वो जो हमें बताना होगा कि फॉरेन कंपनी है अगर ये इंडिया के अंदर बिजनेस कंडक्ट कर रही है। अगर बिजनेस कंडक्ट नहीं भी कर रही तो भी ये फॉरेन कंपनी नहीं, फॉरेन कंपनी नहीं होगी, पर फॉरेन कंपनी के सारे प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर जो है वो इसकी जो 50%, बिकॉज इसकी 50% कैपिटल जो वो इंडियन साइड कर रहे हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से था। और सर्विस ऑफ नोटिस इन्होंने रजिस्ट्रार ने एक नोटिस सर्व किया था किसी ऐसे पर्सन को जो इन्होंने जो सेक्शन 380 के अंदर जो वो पर्सन को जो वो बताया गया है, कंपनी को जो 380 के अंदर जो एक पर्सन बताना होता है अपना कि आप जो वो इसको जो वो हमारे बिहाफ पे नोटिस सर्व कर सकते हो, तो उसको जो रजिस्ट्रार ने नोटिस सर्व किया तो हम बोलेंगे कि वो वैलिड है एज पर सेक्शन 383 आई गेस। टीजे उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि एक कंपनी थी जिसने जो अपनी कोई जो एक्सपोर्ट की जो पेमेंट रिकवर की बाय मोड ऑफ हवाला, तो हवाला के ऊपर से जो पेमेंट रिकवर की तो उसके से उन्होंने एक तो जो कंपनी के लिए ऑफिस खरीद लिया और एक जो कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर था उसके बेटे के नाम पर जो है एक जो वो रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदा। तो ये क्वेश्चन से हमें जो ये क्वेश्चन पढ़ के ये लग रहा होगा कि ये जो वो अटैचमेंट वगैरह की बात करेंगे, लेकिन जब भी हमें क्वेश्चन का आंसर करना है हमें पहले जो ये देखना होता है कि क्वेश्चन ने एंड में पूछा गया, इन्होंने पूछा गया एंड में कि स्केड्यूल्ड ऑफेंस क्या है। तो ये जो वो एक पार्ट था बहुत ही सिंपल था, आपको स्केड्यूल ऑफेंस को डिफाइन करना था। दूसरे पार्ट में क्या पूछा कि जो भी प्रॉपर्टी जो अटैच होती है क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर वेस्ट होती है, ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई थी हमें इसे एग्जामिन करना था। तो हम इस स्टेटमेंट की एग्जामिनेशन में ये बोलेंगे कि ये गलत है, जो भी प्रॉपर्टी जो वो अटैच होती है और कन्फिस्केट होती है वो जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वेस्ट होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वेस्ट नहीं होती। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट के अंदर इन्होंने फाइनली पूछा कि जो प्रॉपर्टी जो अटैच की गई है उससे रिलेटेड जो वो क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो इस रेमेडी के अंदर हम मतलब बोलेंगे कि जो कंपनी है वो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील कर सकती है, अगर उसके ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो हाई कोर्ट को अपील कर सकती है। तो अगेन इट वाज एन इजी क्वेश्चन, ये भी मैनेजेबल था बहुत ही अच्छे से। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन के ए पार्ट के अंदर जो वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर एक स्कीम थी जिसके अंदर जो वो अलॉटी से पैसा लिया गया था फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट्स, और बाद में जो वो प्लॉट्स जो वो हमने उनको देने होते हैं। तो जो सेक्शन 11AA है सेबी एक्ट का, वो जो वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को डिफाइन करता है। तो ये स्कीम जो वो सारी की सारी बुक्स क्राइटेरिया को मीट कर रही थी, तो इस वजह से हम जो बोलेंगे कि यस दिस वाज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। अगर उन्होंने बाद में पूछा कि व्हाट विल बी योर आंसर इन केस द स्कीम इज नॉट रजिस्टर्ड विद एसएबी, यहाँ पर इन्होंने बोला था कि स्कीम रजिस्टर्ड है सेबी में। तो बाद में इन्होंने सेकंड पॉइंट में ये भी पूछा कि अगर स्कीम रजिस्टर्ड नहीं है सेबी में तो क्या होगा। तो हमारा आंसर तब भी सेम रहेगा, क्योंकि जब भी कोई स्कीम जो वो रजिस्टर्ड नहीं होती सेबी के साथ और वो एक्सेप्शन के अंदर फॉल नहीं कर रही और उस स्कीम ने जो वो 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा जो वो पैसा रेज किया है, तो वो स्कीम जो वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो वो मानी जाती है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा था कि कंपनी हैड रेज्ड ₹100 करोड़ अंडर दिस स्कीम, तो भी हमारा आंसर जो वो सेम रहेगा अगर ये स्कीम जो वो रजिस्टर्ड नहीं थी। देन दी जो बी पार्ट था इस क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का, वो जो वो डायरेक्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे सीज एंड डिजिट स्टोर के जो वो प्रोविजन लिखने थे। तो अगेन अगर आपने ये पढ़े हुए थे तो आप लिख दिए होंगे। तो इट वाज आल्सो एन सिंपल क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर। देन इफ वी टॉक अबाउट अपना सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये बात करता है कि एक पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो जो इन्वेस्ट करना चाहता है अपनी फॉरेन करेंसी थ्रू इक्विटी कंट्रीब्यूशन, और वो इक्विटी कंट्रीब्यूशन किसके अंदर कर रहा है, एक इंडियन कंपनी के अंदर जो कि टाउनशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रही है, इंक्लूडिंग कंसिस्टिंग कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इन बेंगलोर। तो क्या ये अलाउड है? तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ फैमा, नॉर्मली क्या है कि जो एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है वो जो प्रोहिबिटेड है टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट बिजनेस इन इंडिया, लेकिन वहां पर जो एक्सेप्शन दी गई है टाउनशिप डेवलपमेंट की एंड इंक्लूडिंग द कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, रोड्स एंड ब्रिज बनाने की भी जो एक्सेप्शन दी गई है। तो क्योंकि ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वैसे तो ये प्रोहिबिटेड है, लेकिन एक्सेप्शन के अंदर फॉल करता है तो दिस पर्सन इज अलाउड टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो कोई भी इशू उसके अंदर नहीं है। देन डी पार्ट इज रिलेटेड टू एफसीआरए। तो यहाँ पर जो वो एक पर्सन था, इंडियन ओरिजिन का पर्सन था, जिनको अभी अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गई है, वो जो वो किसी एक एसोसिएशन को जो वो कुछ पैसा डोनेट कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने पूछा था कि क्या ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। तो जो हमारी फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको फॉरेन सोर्स से कोई भी कंट्रीब्यूशन आई है तो दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फॉरेन सोर्स का मीनिंग क्या होता है? फॉरेन सोर्स का मीनिंग होता है कि अगर जो हमारा उसके अंदर जो वो बोला गया कि अगर कोई सिटीजन है किसी फॉरेन कंट्री का तो वो जो वो फॉरेन सोर्स है। तो क्योंकि हमारे जो इस पर्सन को जो वो अमेरिका की सिटीजनशिप मिल सकी थी,
तो ये जो वो फॉरेन सोर्स हो जाएगा और ये जो कंट्रीब्यूशन मिली है दैट इज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। लेकिन इन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा व्हाट विल बी योर आंसर इन केस मिस्टर मुरुगन स्टिल होल्ड्स इंडियन सिटीजन, अगर उनके पास अभी भी इंडियन सिटीजन है और वो बाहर रह रहे हैं तो इट इज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, लेकिन उनकी सिटीजनशिप इंडिया के अंदर है, तो ये जो वो फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन के ए पार्ट के अंदर हमें जो वो बताया गया था, एक निधि कंपनी है उसकी ऑडिटेड बैलेंस शीट दी हुई थी, हमें बोला गया था इसके नेट ऑन फंड बता दो एंड ये जो वो कितने डिपॉजिट्स ले सकती है ये बता दो। तो हमें पता है कि नेट ऑन फंड के अंदर जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं आती है, तो हम जो इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड कर लेंगे, फ्री रिजर्व्स इंक्लूड कर लेंगे, इनके नेट ऑन फंड हो जाएंगे 16 लाख। एंड हमें पता है कि जो एक निधि कंपनी है वो जो वो डिपॉजिट्स जो वो एक्सेप्ट कर सकती है वो मैक्सिमम 20 टाइम्स कर सकती है ऑफ इट्स नेट ऑन फंड्स, तो हम उस अकॉर्डिंग जो वो कंप्यूट करके इनकी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स बता देंगे। तो अगेन इट वाज एन इजी क्वेश्चन। देन इफ वी टॉक अबाउट पार्ट बी ऑफ दिस फिफ्थ क्वेश्चन, तो इसके अंदर क्या था कि कंपनी ने जो वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया था फॉर लेकिन ये कंपनी जो एग्जिस्टेंस में थी फॉर अ पीरियड लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर। तो सेक्शन जो 182 है वो जो वो बताता है कि कोई भी कंपनी जो वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है या फिर पिछले 3 साल से कम के लिए एग्जिस्टेंस में थी। तो यहाँ पर उन्होंने जो वो क्या हुआ, तो ये पिछले 3 साल के एग्जिस्टेंस में थी तो इसने कॉन्ट्रामेशन के अंदर किया और इसको जो ऊपर 5 लाख की जो वो पेनल्टी लगी जो कि 1 लाख का 5 टाइम्स थी। तो इन्होंने जो वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को बोला कि आप प्लीज कम पेनल्टी लगाओ। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि इज इट पॉसिबल टू लेवी लेसर पेनल्टी, तो हम बोलेंगे कि सेक्शन 182 बोलता है कि अगर जो आपने कॉन्ट्रावेशन किया तो जो पेनल्टी लग सकती है कंपनी के ऊपर दैट इज अप टू 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो क्योंकि वहां पर वर्ड क्या यूज हुआ अप टू 5 टाइम्स, तो हम बोलेंगे कि येस लेसर पेनल्टी कैन बी इम्पोज ऑन द डिसीजन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जो क्वांटम ऑफ पेनल्टी क्वेश्चन हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का जो सी पार्ट था दैट वाज रिलेटेड टू आईबीसी। ठीक है, तो इसके अंदर जो आईबीसी में भी ये पीपीआईआरपी से रिलेटेड था। यहाँ पर हमें जो बताया गया था कि एक जो कंपनी है उसने जो पीपीआईआरपी के अंदर अप्लाई किया उससे पहले जो उन्होंने फाइनेंशियल क्रेडिटर अपनी जो वो 66% जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने जो वो प्रपोज किया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को। इसके अलावा मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो वो एक डिक्लेरेशन दी कि पीपीआईआरपी इज नॉट बीइंग इनिशिएटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। और इसके अलावा जो उस डिक्लेरेशन के अंदर कुछ और कंटेन नहीं था। मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर ने एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया पीपीआईआरपी को प्रूव करने के लिए। तो ये 3 चीजें बताई गई थी। और नीचे क्वेश्चन था कि जो एक्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर है प्रपोजिंग द नेम ऑफ द मिस्टर पुरी एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या वो वैलिड है। तो यहाँ पर जो 4 अलग अलग क्वेश्चन पूछे हुए थे इन बातों से रिलेटेड। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन के लिए हम ये आंसर करेंगे कि जो पीपीआईआरपी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं उसके अंदर ये बोला गया है कि एज नंबर स्पेसिफाइड ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, मतलब एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो प्रपोज करेंगे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को एंड 66% ऑफ दी 66% रिप्रेजेंट करने वाले फाइनेंशियल क्रेडिटर जो वो उसको अप्रूव करेंगे। वहां पर वर्ड क्या यूज हुआ है अप्रूव किसको करना है 66% को एंड जो वो प्रपोज करने के लिए जो वो एक स्पेसिफाइड नंबर जो वो होना चाहिए जो कि अभी जो वो स्पेसिफाई नहीं हुआ है। तो आप 66% का ही मान सकते हो कि वो प्रपोज भी करेंगे और प्रूफ भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर जो वो सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल हुआ है तो इस वजह से हम जो वो ये एक्ट जो वैलिड नहीं मानेंगे क्योंकि अप्रूवल भी होना चाहिए था। बाकी दिस इज अ डाउटफुल थिंग क्योंकि आई डोंट नो कि इंस्टीट्यूट जो है उसको कैसे आंसर करेगा। हो सकता है कि वो उसको वैलिड भी बोल दे कि प्रपोज अगर 66% ने किया है तो उन्होंने जो वो अप्रूव भी किया होगा ऐसा मानकर। लेकिन जो लॉ के अंदर वर्ड यूज हुआ है वो अप्रूवल का वर्ड यूज हुआ है तो इस वजह से जो वो मुझे लगता है कि ये इनवैलिड होना चाहिए। बाकी लेट्स वेट फॉर द आईसीएस सजेस्टेड आंसर। तो सेकंड पार्ट के अंदर बोला गया कि डेक्लेरेशन जो बोर्ड ने अंदर दी है वो जो आईबीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है, तो हम बोलेंगे कि आईबीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि बोर्ड को एक डेक्लेरेशन देनी होती है जिसके अंदर ये लिखना होता है कि हम 90 डेज के अंदर पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन कर देंगे। प्लस ये लिखना होता है कि ये किसी को डिफ्रॉड करने के लिए नहीं है। प्लस जो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होने वाला है उसकी भी जो डिटेल्स देनी होती है कि ये जो वो 66% ने अप्रूव कर दिया है। तो ये 3 चीजें लिखनी होती है लेकिन इन्होंने सिर्फ एक चीज लिखी इसलिए वो वैलिड नहीं है। थर्ड पार्टी इन्होंने पूछी कि रेजोल्यूशन जो मेंबर्स ने पास किया है क्या वो इन लाइन विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईबीसी है। अगेन वो जो इन लाइन विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईबीसी नहीं है क्योंकि आईबीसी के प्रोविजंस बोलते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए। यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है इस क्वेश्चन में। तो अगेन हम इसको ये आंसर करेंगे एंड देन हमें जो कुछ और रिक्वायरमेंट्स है तो वो जहाँ पर जो वो बतानी थी इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी जो अगर हम देखें तो इसके 3 पार्ट्स जो वो बहुत ही ईजी थे। फर्स्ट पार्ट भी इजी था लेकिन उसमें इंस्टीट्यूट आंसर क्या देगा दैट इज अ डाउटफुल थिंग। सो दिस वाज अगेन अ मैनेजेबल क्वेश्चन। देन सिक्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सिक्स क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो एक इंटरनल चॉइस भी होती है 2 क्वेश्चन के अंदर।
तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर रिलेटेड था कि कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे कंपनी के अंदर, तो वो उनको जो वो रीअपॉइंट करना चाहती है, तो उसमें कौन कौन से डायरेक्टर जो वो रीअपॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो सी है, जो कि ऑलरेडी जो अपनी सेकंड टर्म सर्व कर रहा था 5 ईयर्स, वो जो वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता, बाकी जो अपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या होता है कि वो जो अपॉइंट होते हैं फॉर मैक्सिमम अप टू पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और उसको जो हम जो दोबारा जो वो रीअपॉइंट कर सकते हैं फॉर अ सेकंड टर्म, ठीक है, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन सेकंड टर्म के बाद वो जो वो रीअपॉइंट नहीं होते, सिर्फ एक कूलिंग पीरियड सर्व करने के बाद ही वो जो वो बाद में रीअपॉइंट हो सकते हैं। देन मिस्टर जैक जो कि एक अमेरिकन, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ये था कि मिस्टर जैक एक अमेरिकन सिटीजन है जो कि जनवरी 2021 के अंदर इंडिया में आया था। तो ये कंपनी ने उसको जो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है अपनी एजीएम के अंदर 11 नवंबर 21 को। तो उन्होंने बोला कि क्या ये एलिजिबिलिटी, क्या मिस्टर जैक एलिजिबल थे, तो हम बोलेंगे कि मिस्टर जैक एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि सेक्शन 196 के अंदर बोला गया है कि सेक्शन 196 के अंदर जो शेड्यूल 5 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, उसके अंदर बोला गया है कि पर्सन जो वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो रेजिडेंट इन इंडिया किसको मानते हैं, जो कि पिछले 12 महीने से जो वो इंडिया के अंदर रह रहा हो, लेकिन इस पर्सन को भी 12 महीने नहीं हुए थे, तो इस वजह से वो एलिजिबल नहीं था। लेकिन अगर कंपनी जो वो सेज के अंदर लोकेटेड होती तो ये आंसर जो वो डिफर कर जाता, क्योंकि सेज की वाली कंपनीज को जो यहाँ पर एग्जाम्पशन दी गई है। देन ये बी पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन का वो तो जो रिलेटेड था हमारा कि कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड। तो हमें पता है कि बोर्ड मीटिंग का जो कोरम है वो जो वो फिजिकली या फिर कोई पर्सन जो वो अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अगर जो वो अटेंड कर रहा है, तो दोनों ही चीज़ें जो वो कोरम के अंदर काउंट होती हैं। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसके लिए जो वो फिजिकल मोड वाला ही कोरम काउंट होता है, जो कोरम के अंदर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के अंदर जो डायरेक्टर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो काउंट नहीं होते। तो इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर बोला कि एक डायरेक्टर जो फिजिकली पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी सारे के सारे 5 डायरेक्टर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या कोरम मीट हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ कोरम तो मीट हो रहा है, क्योंकि कोरम के अंदर दोनों काउंट होते हैं। लेकिन इन्होंने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अप्रूव किए थे। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा मैटर है जो कि फिजिकली कोरम जो प्रेजेंट होना चाहिए तो ही अप्रूव हो सकता है। तो हम उसके लिए बोलेंगे कि वो जो अप्रूव्ड नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वो फिजिकली एटलीस्ट 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स, यानी कि 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स कितने थे, 6, 2 और 2 विच एवर इज हायर, यानी कि 2 बंदे जो वो कम से कम फिजिकली प्रेजेंट होते तो ही जो वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो सकती थी। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, उसके बाद XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक स्टार्टअप कंपनी है जो कि बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कंपनी जो वो ईसीबी जो वो ऑटोमेटिक रूट से जो वो लाना चाहती है, तो इसमें ईसीबी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस लिखने थे। अगेन इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, तो ये भी मैनेजेबल था। देन थर्ड क्वेश्चन जो था वो था राम फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ओसीडी भी होल्ड कर रहे हैं, ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर बॉन्ड, जिसके ऊपर जो वो जीरो इंटरेस्ट है। तो इन्होंने पूछा कि क्या राम एलिजिबल था एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, और क्या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बॉन्ड्स पेबल ऑफ मैच्योरिटी डेट डेट को अमाउंट करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो डेट की डेफिनेशन है ना, उसके अंदर पता क्या लिखा है कि अगर आपने कोई भी मनी जो वो दी है इन एक्सचेंज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, तो उसको जो वो ये डेट माना जाता है। ठीक है, और ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर बॉन्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे जो एफआर के अंदर हमने पढ़ा है कि जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं, कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं, उनको जो वो इक्विटी ट्रेड किया जाता है या फिर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किया जाता है। और ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर अगर कंपनी के पास ऑप्शन है तो वो उसको जो वो हमारे पास जो लाइबिलिटी ट्रीट नहीं करती है। तो वो सब चीज़ें हमारे जो माइंड में इस टाइम पे चल रही होती है, तो हम शायद ये करें कि राम जो वो एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि ये जो डेट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी जो डेट की डेफिनेशन है उसके अंदर जो वो स्पेसिफिकली बोला गया है कि डिबेंचर जो वो इंक्लूड होगा एज अ डेट। ठीक है, और उसके अंदर कोई भी एक्सक्लूजन नहीं दी गई है फॉर कन्वर्टिबल डिबेंचर और ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर। और ये मैटर जो वो कई बार जो वो एनसीएलटी के पास या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा चुके हैं, और उन्होंने जो स्पेसिफिकली ये बोला है कि जो कंपल्सरली कन्वर्टिबल डिबेंचर बॉन्ड है या फिर ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर बॉन्ड्स हैं डेट आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द डेट। तो अगर कोई पर्सन जो वो ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर जो होल्ड कर रहा है तो इट इज अ डेट, ही इज एलिजिबल फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर द इनिशिएशन ऑफ सीआरपी, अगर अब 1 करोड़ वाली जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो रही है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे। इसके अंदर जो हमने डिस्कस किया कि किस तरह से इसको आंसर कर किया जाना चाहिए था, ये उसमें जो क्या ट्रिक्स इन्वॉल्व थी। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जो मुझे जो वो अपने फ्रेंड से रिव्यू मिला है, एमसीक्यू भी जो है वो हमारे जो वो 18 to 20 मार्क्स के एमसीक्यू जो है वो सिंपल थे, और 10 मार्क्स के एमसीक्यू जो वो ट्रिकी थे। और जो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो 2 से 3 पार्ट्स ही ऐसे थे जो कि ट्रिकी थे, बाकी सारे क्वेश्चन जो वो मैनेजेबल थे। अगर आपने जो प्रिविजन रीड किया हुआ है आप उसको ईजिली आंसर कर सकते थे। तो ओवरऑल जो मैं मई 22 के बारे में जो वो रिव्यू देना चाहूँगा अपना मई 22 के पेपर 4 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, कि पेपर मैनेजेबल था, इजी था,
हाँ, इट वाज बिट ऑन अ लेंथियर साइड, कि वो थोड़ा लेंथी था, ठीक है। इतने हर एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 पार्ट थे और उसमें भी 3 नंबर के पार्ट थे जिसमें हमें लिखना होता है, प्रोविजन भी एक्सप्लेन करना होता है, देन कंक्लूजन भी देना होता है। तो हाँ, पेपर थोड़ा लेंथी था, लेकिन अब अगर हम देखें कि ट्रिक्स तो इतनी ज़्यादा कुछ खास ट्रिक्स पेपर के अंदर नहीं थी, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर। और अगर वो एक दो क्वेश्चन भी अगर आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं, आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ा हुआ है, जैसे कि वो रेमुनरेशन वाला क्वेश्चन था कि वो परक्विजिट्स इंक्लूड होंगी या नहीं होंगी, वो आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर स्पेसिफिकली वो चीज़ें बताई गई हैं। तो अगर आपने आईसीआई के मॉड्यूल रेफर किए हैं या फिर टीचर्स ने भी वो चीज़ें इंक्लूड की होंगी अपने बुक्स के अंदर होपफुली, तो जहाँ से भी आपने अगर वो चीज़ें पढ़ी हैं तो आप उसको जो हैंडल कर सकते थे। तो ओवरऑल इट वाज अ मैनेजेबल पेपर, ठीक है, लेंथी था बट ठीक है, इजी था फिर भी। सो दिस वाज माय रिव्यू ऑफ द पेपर फॉर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है आपके माइंड के अंदर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। सो थैंक यू गाइज।